हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण हैं। सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरह की बेमौसम बारिश हम देख रहे हैं, कई जिले बाधित हैं, 90 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो क्षेत्र है वो बाधित हो चुका है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है और वो उठाती हुई आपको नजर आ रही है क्या? अधिवेशन बिल्कुल नज़दीक है आपका। देखिए, अधिवेशन में तो ये चर्चा होगी ही, लेकिन आज एक मुख्यमंत्री के साथ कोई विधानसभा में बैठक थी। बैठक के बाद हमने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि आज आपकी कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें तुरंत आप जो अनसीजनल रेन्स है, उसको मराठी में अवकाळी पाऊस कहते हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे नासिक एरिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तुरंत राहत देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि कैबिनेट को फैसला लेना ही पड़ेगा। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बेमौसम बारिश, तो बहुत ये सारे जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय परिषद कल से दुबई में हो रही है। पता नहीं महाराष्ट्र का कोई प्रतिनिधि उस पर गया है कि नहीं, लेकिन ये तो बहुत गंभीरता से लेने की बात है। अभी भी मैं समझता हूं कि हमारे राज्य का स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस बारे में गंभीरता से विचार करें। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आज तुरंत राहत देने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं किसानों की और मेहनतकश मजदूरों की सरकार है। उसका है कि नहीं, वो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पता चलेगा। दूसरा सवाल है सर ये कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तरकाशी में टनल में जिस तरह से मजदूर फंसे थे, 41 मजदूरों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 17 दिन का जो पूरा पीरियड था सबके लिए, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना था। मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद रहे, हमेशा प्रधानमंत्री का ध्यान रहा। क्या आप श्रेय लेने की कुछ कोशिश हो रही है या आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बात में श्रेयवाद गलत बात है। जिन बहादुर मजदूरों ने 17 दिन तक इस दुर्घटना से जूझे, उनको मैं बधाई देता हूं, और जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन सरकारी एजेंसियों ने इसमें कोशिश करके उन मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला, उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री है, अब वो खुद वहाँ पे जायजा ले रहे थे स्थिति का। तो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर होती हुई नजर आती है तो क्या करें, क्योंकि हर बार ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर कोई श्रेयवाद करे या कोई उसका लाभ लेने की कोशिश करे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन आने वाले समय क्या देश को इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी एक फॉर्मूला, एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है? तैयार रहने की जरूरत होगी आपको लगता है कि जिस तरीके से हम सड़कें बना रहे हैं, हम टनल्स बना रहे हैं? देखिए, मैं सड़कें और टनल की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब चेन्नई या उस तमिलनाडु की कोस्ट में जब 2004 में जब सुनामी आई थी, उसके बाद तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। और हर एक प्रकार की दुर्घटना, चाहे वो न्यूक्लियर डिजास्टर हो, चाहे केमिकल डिजास्टर हो, चाहे भूचाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुनामी हो, हर एक दुर्घटना के लिए एक प्रोसीजर वगैरह तैयार किया था, एक्शन प्लान तैयार किया था। और हमने देखा थी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई जब एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हमारे बहादुर जवान उसमें अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। लेकिन असली मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का। असली मुद्दा है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो वेदर साइकिल बदल रहा है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि भयंकर सूखा पड़ा है और कल परसों भयानक बेमौसम बरसात हुई और नुकसान हुआ है। तो ये सारे जलवायु परिवर्तन के नतीजे हैं, जिसकी कल अंतर्राष्ट्रीय परिषद दुबई में हो रही है। तो भारत को अपना हिस्सा उठाना चाहिए। आज भी दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एक प्रस्तावित किया था, जिसमें 8 मुद्दे थे और कई सारे मुद्दे थे। ये हुआ था मेरे ख्याल से 2005-06 के बाद में, 7 में हुआ था। मैं मुख्यमंत्री था तब हमने राज्य का स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज तैयार करने की कोशिश की थी। कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज को अपने
कहा था काम करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक महाराष्ट्र राज्य का स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज तैयार नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि तुरंत इसे अमल में लाया जाए। मैंने इसके लिए, मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने एक समिति गठित की थी, कोई एक्सपर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता। इस पे जरूर विधानसभा के इस सत्र में चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा सर दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से कभी आप कांग्रेस और एनसीपी, पूर्व की एनसीपी आपके साथ रही, लेकिन अब आपके ऊपर आरोप करें कि आपने जिस तरह स्टेटमेंट दिया उसके बाद कह रहे हैं कि आप आए ही यहाँ पे थे 2014 के पहले कि एनसीपी को खत्म किया जाए, एनसीपी को कम किया जाए। क्या आप कोई एजेंडा लेके आए थे जो आरोप वो कर रहे हैं, तट करे आप पे आरोप पर? देखो, आरोप करना अपनी अपनी बातें करें। मेरा एजेंडा एक ही था कि महाराष्ट्र में जिस हालत में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो महाराष्ट्र में प्रशासन में जो भी गलत काम हो रहे थे उनको ठीक करने की कोशिश की। अब एक आदमी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की। अब उसका कोई मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि और जो मैंने मराठा आरक्षण के बारे के संदर्भ में कुछ बात कही थी 2014 में, हमने जिसमें अजीत पवार थे, भुजबल साहब थे, तटकरे जी थे, जयंत पाटिल जी थे, हमारे विखे पाटिल साहब थे, बालासाहेब थोरात थे, शिवाजीराव मोगे थे, राउत साहब थे, टोपे जी थे, सभी ने मिलकर हमने साल भर तक एक मंत्रिमंडल की उप समिति ने अभ्यास किया, बैकवर्डनेस के पैरामीटर्स इकट्ठे किए, क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा किया और जुलाई 2014 में मराठा कम्युनिटी को 16% और मुस्लिम समाज के बैकवर्ड क्लासेस को 5% आरक्षण देने का हमने कानून अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित किया था। अब सरकार बदल गई क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और एनसीपी का और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो अचानक टूट गया। एनसीपी ने वो गठबंधन तोड़ दिया और हम अलग अलग चुनाव का सामना करें, हम हार गए। टूटा था ना सरकार। उन्होंने जाके राज्यपाल महोदय को बताया कि सरकार बर्खास्त की जाए, राष्ट्रपति के शासन लाया जाए। वो आया और पहली बार हाल के समय में 21वीं सदी में पहली बार भाजपा का प्रशासन महाराष्ट्र में अक्टूबर 2014 में आया और उसके जिम्मेदार एनसीपी थी। वो इतिहास हो चुका है। मैं इतिहास की इसलिए बात करें कि अगर उस वक्त एनसीपी आपके साथ रहती, जिस भी वजह से रहती, लेकिन अगर वो अलग नहीं होते तो हम सरकार बनाते, तो हम फिर से सरकार बनाते और जो मराठा समाज को आरक्षण दिया था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसको जीतते और सरकार भी नहीं जाती और भाजपा की सरकार नहीं आती। क्या उस वक्त तो बीजेपी के एजेंडे पे था, इसीलिए एनसीपी अलग हुई, ऐसा आपको लगता है अगर आप एनालिसिस करें तो? ये उनसे पूछिए, मैं क्या बताऊंगा। उन्होंने क्यों सरकार गिराई मैं नहीं बता सकता। तो कुछ हो सकता है कारण हो, लेकिन कोई एजेंडा वगैरह कुछ नहीं था। ये तो अपना अपना सोचने की बात है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त आपसे समर्थन निकाल लिया था और सरकार बर्खास्त होने की चली गई थी आपकी, अगर आपकी तो सरकार चली गई थी, तो ऐसे समय में अगर वो नहीं करते, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती यही थी कि फैक्शंस हो, अलग अलग हो, सब इंडिपेंडेंट लड़े और देखा फायदा तो उस वक्त बीजेपी को। मैं नहीं जानता कि कौन क्या चाहता था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसने क्या किया था। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अगर 2014 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने हमारा गठबंधन नहीं तोड़ा होता तो हमारी सरकार 2014 में फिर से सत्ता में आती, गठबंधन सरकार, और जो भी हमारा एजेंडा था हम उसको आगे चलाते, जिसमें कि मराठा आरक्षण का एक एजेंडा था। तो मैं मराठा समाज को यही बताना चाह रहा हूँ, शायद इतिहास लोग भूल गए हैं कि 50 साल में पहली बार अगर किसी मंत्रिमंडल ने मराठा आरक्षण के बारे में पॉजिटिव फैसला लिया था तो मेरी सरकार ने लिया था। सर, लेकिन उस वक्त की बात मैं इसलिए पूछूं कि एनसीपी का एक बड़ा रोष जो आप पे रहा, नाराजगी, वो बार बार कहते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं जाती, वो चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उस वक्त के पक्ष श्रेष्ठ ऑब्वियसली शरद पवार ही थे, उस वक्त भी अभी भी हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये निर्णय अगर नहीं लिया होता, निर्णय उन्होंने ही लिया। नहीं, देखिए निर्णय किसने लिया, क्यों लिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं एक फैक्चुअल स्टेटमेंट कर रहा हूँ उसमें, और वो मैंने कल एक पुणे में सभा में कहा था कि किसी ने कुछ मराठा आरक्षण की बात छेड़ दी थी, तो मैंने इतिहास को सिर्फ दोहराया था कि मेरी सरकार ने, जिसमें अजीत पवार थे, भुजबल साहब थे, तटकरे साहब थे, जयंत पाटिल साहब थे, बालासाहेब थोरात थे, विखे पाटिल, सब हमने मिलकर फैसला लिया था। लेकिन किसी ने कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया, हमारी सरकार गई, क्योंकि सरकार गिराई गई और हम उसको बचाने में कामयाब नहीं रहे।
अब मेरा विश्वास है कि जिस आपने कोशिश की थी उस वक्त पवार साहब से बात की हुई कि ये फैसला ना करें। सरकार टूट गई, बातचीत करने को कोई मौका ही नहीं रहा। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने तोड़ दी सरकार, गिरा दिए। अगले दिन जाके उन्होंने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, लग गया राष्ट्रपति आप शासन। मुख्यमंत्री थे, आपसे कोई बातचीत करने की किसी ने कोशिश नहीं? बिल्कुल नहीं, एक परसेंट भी नहीं। मैं टीवी पे मैंने देखा कि सरकार गिर गई। इतनी बड़ी चीज बैकड्रॉप में हो रही थी, आपको कहीं से कोई इसकी पता नहीं? देखिए, ये बात अलग है कि पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन नहीं पता चला मेरे को। ये ना शिवसेना को पता चला कि बीजेपी उनकी सरकार तोड़ रही है, ना मुझे पता चला। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए नहीं, कोई बात अगर होती उस वक्त तो जो कारण क्या था उनको पता है ज्यादा, लेकिन मैं सिर्फ एक फैक्चुअल स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि अगर हमारा गठबंधन नहीं टूटता तो हमारी सरकार 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार फिर सत्ता में आती। अगर आपको बता देते हैं कि इस तरीके से हम नाराज हैं, हम सरकार समर्थन नहीं, तो आप बचा सकते हैं? नाराज मेरे से हो सकती है नाराजी, लेकिन आप भाजपा को क्यों सरकार में लाए? आप कह देते हमारे नेतृत्व को कि हम गठबंधन चलाएंगे, लेकिन हम इनको नहीं मुख्यमंत्री मानेंगे। वो तो हमारे हाईकमांड तो निर्णय लेगा। लेकिन आपने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार लाने में मदद की, और आज क्या हो रहा है देख रहे हैं हम। उस समय जिन्होंने जो भूमिका निभाई थी वो लोग आज कहाँ हैं? एक सवाल अभी सरकार के उस मंत्री के बारे में कर लें कि छगन भुजबल अब कह रहे हैं कि संदीप शिंदे समिति नहीं होनी चाहिए, बर्खास्त करें। जो कुणबी मराठा सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो रद्द कर दिए जाएं। कैबिनेट में मंत्री हैं लेकिन बातें सारे के सारे बाहर करते हैं। देखिए, मैंने अभी जो कहा आपसे कि हर एक व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है। भुजबल साहब शिंदे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है, और हमारे संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार और आर्टिकल 164 के अनुसार मंत्रिमंडल सामुदायिक तरीके से जवाबदेही होता है विधानसभा और लोकसभा को, यानी कि महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को। तो उनकी जो भी राय हो, मंत्रिमंडल में बात करे, झगड़े करे, कुर्सियां तोड़े, वो उनके अंदर की बात है, लेकिन बाहर तमाशा न करें। उनके जो भी मत है, जिनको सरकार के निर्णय बदलने हैं, वो सरकार के निर्णय से राजी नहीं है, तो मंत्रिमंडल में बात करें। वहाँ मुख्यमंत्री को मनाएं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्यों भी कर रहे हैं। और अगर आपको मुख्यमंत्री का निर्णय मान्य नहीं तो मंत्रिमंडल से बाहर आके जमीन पे आइए। सवाल इस पे ये भी उठता है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या खुद अजित पवार हों, बार बार ये कहते हैं कि द्वेषपूर्ण वक्तव्य न करें ताकि दो समाज में झगड़ा न हो, लेकिन होता हुआ कुछ लगता नहीं। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बैकड्रॉप में कुछ और चल रहा है? देखिए, बिल्कुल कहने की बातें हैं। देखिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस जी को समझता हूं कि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। आज देवेंद्र जी के चलते हुए भुजबल जी और अजित पवार और एकनाथ शिंदे मंत्री है। अजित पवार के कहने से मंत्रिमंडल नहीं बनाए, ना शिंदे साहब के मेजॉरिटी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके नेता देवेंद्र फडणवीस जी है। अगर भुजबल साहब कुछ कह रहे हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ देवेंद्र फडणवीस जी से एक बड़े गुट के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये सोची समझी एक राजनीति का भाग है कि महाराष्ट्र में ध्यान बटाने के लिए कि बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, ये सूखा है, बेमौसम बरसात है, ये अत्याचार हो रही है, इसकी अगर ध्यान बटाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो अलग बात है, फिर ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जिम्मेदारी पूरी बीजेपी और इन पार्टियों की होगी। और भुजबल साहब अगर कुछ वक्तव्य दे रहे तो उनको या तो मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करें या उनको कहें कि आप बाहर पब्लिकली कुछ मत करें। उनको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मंत्री बनते समय मंत्रिमंडल जो भी वो बात करते हैं वो मंत्रिमंडल की बात है, ऐसे माना जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन दिवटे के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।